हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। हमने थोड़ा देख लिया था जिसके जो हमारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, वो हमें मदद करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के आगे बढ़ने में। उसकी बेसिकली बेंडिंग होती है, फिर उसमें आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, फिर क्या होता है आगे के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। क्योंकि फिर सबसे लास्ट में आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, जिसके पास 9 सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट और 7 सब यूनिट में ये बटा हुआ होता है। एटीपीएस एक्टिविटी होती है, 7 सब यूनिट के बाद काइनेस एक्टिविटी होता है। सो ऐसे ये एक प्रोसेस पूरा हमारा चलता है। अब हम पढ़े थे आगे इलोंगेशन वाले पार्ट में, तो वो वाला हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वाला पार्ट है आप लास्ट क्लास में आप देख सकते हैं। तो अभी में हम ज़्यादा इसमें लास्ट क्लास वाले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो इसका जो एक है डैब फे है, तो एक आप सीक्वेंस आप याद रखते हैं, डैब फे है। और मैंने एक और यहाँ पे बताई थी ये वाली, तो आसान तो डैब फे ही है ना। जो मैंने आपको बताया डैब फे ही करके मैंने एक मंत्रा बताया था, जिसको आप याद कर सकते हैं, कुछ वो बहुत ही इजी है याद करना। नाउ लेट अस सी अबाउट द, तो आप रिजर्व लाइसेंसेस को करते, अब हम इलोंगेशन जो है रिजर्व लाइसेंसेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम इलोंगेशन वाला का पार्ट जो है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ओपन कॉम्प्लेक्स देखिए यहाँ पे बन चुका है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया था, है ना। फिर और हमने ये भी देख लिया था कि जो इसकी टेल जो होती है उसमें क्या कहते हैं फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। तभी क्या कहता है प्रोमोटर एस्केप होता है जब इसमें फॉस्फोराइलेशन होता है। मतलब प्रोमोटर एस्केप का मतलब है कि आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है और अपना काम शुरू करता है बेसिकली, है ना। पहले तो प्रोमोटर में बाइंडिंग होगी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू बी जो है, बी वाला जो है वो बाइंडिंग करवाता है। फिर उसके बाद ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच जो है ये क्या करता है, प्रोमोटर एस्केप करवाता है। तो हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इलोंगेशन के बारे में। इलोंगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इलोंगेशन के हमारे दो फैक्टर्स की हमारे पास ज़रूरत है। एक है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई बी एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s। ये दो फैक्टर्स हमारे को रिक्वायरमेंट है इसकी। एंड इसमें क्या हमें रिक्वायरमेंट, हम एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पे हल्का सा लिखा हुआ है बेसिकली। तो दो फैक्टर्स हैं, एक है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सॉरी फॉर माई कफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, सॉरी ईबी एंड एस। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2EB एंड एस। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2EB है, वो रिक्रूट करता है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स को। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स जो होते हैं जैसे कि काइनेज प्रोटीन एंड फॉस्फोराइलेशन। काइनेज प्रोटीन क्या करता है, काइनेज प्रोटीन जो है वो फॉस्फोराइलेशन करवाता है ना। एंड सीरीन रेजिड्यू पे सी टर्मिनल डोमेन में जो है वो करवाता है, क्या करवाता है, काइनेज प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन करवाता है सेरीन रेजिड्यू पे, ठीक है। और फिर क्या होगा, स्टिमुलेट होगी इलोंगेशन। इलोंगेशन जो होता है उससे क्या होता है, स्टिमुलेट होता है बेसिकली, है ना। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। ये दो फैक्टर्स हैं, एक है 2EB और एक है 2ES, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2ES। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2ES जो है वो क्या करवाते हैं, इंक्रीज कराते हैं रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन के जो रेट है उसको ये इंक्रीज करवाते हैं व्हेन द रेट इज स्लो ड्यू टू NELF एंड DISF। ये DISF और NELF एक प्रकार से स्लो करवा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन एस को। ये भी एक फैक्टर्स है, क्योंकि हमें दोनों प्रकार के हमें फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमें अगर काम हमें स्लो करवाना है, देन ऑल्सो वी नीड दीज फैक्टर्स, बिकॉज रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट। एंड व्हेन देयर इज नो रोल ऑफ दीज कंपोनेंट्स, तब हमें ये नहीं चाहिए। तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसे फैक्टर्स जो उसको ख़त्म करें। जो ख़त्म स्लो करवा रहे हैं फैक्टर्स, इनको ख़त्म करें, वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s। तो डजंट अलाउ आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप। हाँ, तो ये बेसिकली ये क्या करता है, इट डजंट allow RNA polymerase to stop, encourage to move on, so that continuously RNA polymerase will add the RNTPs and our nucleotide chain will grow। तो उस हिसाब से अगर न्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो बढ़ती रहेगी तो वो स्टॉप नहीं होगा। और इलोंगेशन हमारा जो है फर्दर, हमारा जो mRNA जो हमने बनाना है, देखिए यहाँ पे जो mRNA बन रहा है ये हमारा पूरा बनता जाएगा, बिकॉज दीज फैक्टर्स आर वर्किंग हेयर, लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2s वर्किंग हेयर। So that's why
ये हम रोक रहा है, जो स्लो करते हैं प्रोसेस, NELF एंड DISF। ये जो 2 फैक्टर्स हैं, ये 2 फैक्टर्स जो हैं, ये बेसिकली स्लो कर रहे हैं, है ना? ऐसे ही 2 फैक्टर्स तो आपको याद रखना है, ऐसे ही यहाँ पे भी SPT6, SPT5, let me see, yeah, SPT6, sorry, it is 6, but I have written here, so तो यहाँ पे 6 SPT6 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B जो है वो, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B क्या करवाता है बेसिकली, वो प्रमोटर पे उसे बाइंडिंग करवाता है, रिक्रूट कराता है ना? जब वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाती है, देन आफ्टर फॉस्फोराइलेशन डिस्प्लेस रिक्रूटमेंट इन 5' गैप। तो फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो वो डिस्प्लेसमेंट यही है कि मूवमेंट फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, इट इज डिस्प्लेसमेंट। सो हेयर जो यहाँ पर काम कर रहा है ये आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली डिस्प्लेस कर रहा है, और जब वो डिस्प्लेस कर रहा है तो आरएनटीपीज को ऐड कर रहा है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का काम यही है ना, आरएनटीपीज को ऐड करना। तो SPT5 जो है ये भी बेसिकली एंग्लोंगेशन में मदद करवा रहा है, SPT5 ये आप याद कर सकते हैं सॉरी, SPT6 हो गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2EB, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S। तो ये ऑल दीज आर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी, जो जिसकी वजह से ये मूवमेंट आगे हो रही है और इलोंगेशन हमें देखने को मिल रहा है। लेट अस नाउ सी द नेक्स्ट। हाँ, तो अलग इसका अलग आगे का डायग्राम देखते हैं कि क्या इसमें है। तो चलिए यहाँ देखिए, काइनेस एक्टिविटी हमने देख ली है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए फॉस्फोराइलेशन जो है यहाँ पे हो रहा है, इससे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है पूरा अच्छे से। एंड फिर जब ये फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो इससे क्या होगा, स्टिमुलेट होगा इलोंगेशन, और आरएनए पॉलीमरेज के डिफरेंट बाइंडिंग, जैसे मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S इसको बोलेगा कि आप रुको मत, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो ऐसे बढ़ेगा। और देखिए यहाँ पे mRNA बन गया। फिर जब mRNA बन जाएगा तो फिर बाद में अब रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें अब रिक्वायरमेंट है कैपिंग की, ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो आगे बढ़े। और जब तक कैपिंग नहीं होगी, स्प्लाइसिंग नहीं होगी, है ना, तब तक, और टेलिंग नहीं होगी, ये 3 चीज़ें नहीं होगी, तब तक हमारा जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। हमारा ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है वो हमारा होगा ही नहीं। तो हमें अब कैपिंग करवानी है, तो ये अब कैपिंग वाला जो काम है अब हम ये पढ़ेंगे, कैपिंग हम पढ़ेंगे। तो कैपिंग बेसिकली क्या कैसे होती है हम देखते हैं। तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज में क्या किया उन्होंने, आरएनए पॉलीमरेज ने mRNA बनाया। mRNA जो की डायरेक्शन बनने की है वो फ्रॉम 5' टू 3' ये इसकी डायरेक्शन है, फ्रॉम 5' टू 3', ये इसकी डायरेक्शन है आरएनए पॉलीमरेज के बनने की। तो आरएनए पॉलीमरेज जब बना तो क्या हुआ, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज नाम का एंजाइम आएगा। इसमें क्या है, फॉस्फोरस, 3 फॉस्फेट यहाँ पे लगे हुए हैं, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट्स यहाँ पे लगे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बाय आरएनए ट्राइफॉस्फेट, आरएनए ट्राइफॉस्फेट आएगा अल्फा बीटा गामा, बेसिकली अल्फा यहाँ वाला है, नो ये है अल्फा, जो पहले लगा हुआ है अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। गामा वाला फॉस्फेट को निकाल देंगे। गामा वाले फॉस्फेट जब निकल जाएगा तो आरएनए ट्राइफॉस्फेट की मदद से गामा जो फॉस्फेट है वो निकल गया। फिर जब ये निकल गया तो क्या होगा, तो फिर जब ये निकल गया तो यहाँ पे एन टर्मिनल में ही बेसिकली यहाँ पे कैपिंग हो रही है। आपको ये याद रखना है, कैपिंग जैसे जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना वैसे वैसे आप बस समझते रहिए, और ऋषभ लाइफ साइंसेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहीं पे सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा, सारा कंटेंट पूरा आपको यहीं पे मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो नाउ लेट अस नाउ सी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज जो है वो बेसिकली गामा वाले पोर्शन को यहाँ पे क्लीव कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन को क्लीव कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन जो ट्राइफॉस्फेट है ये अटैक करा है। गुआनिन ट्राइफॉस्फेट का जो अल्फा फॉस्फेट है, अल्फा जो फर्स्ट जो गुआनिन से जुड़ा हुआ है वो है अल्फा फॉस्फेट, फिर उसके बाद बीटा है, फिर उसके बाद गामा है। तो अल्फा फॉस्फेट इसका अटैक करता है इन बीटा फॉस्फेट ऑफ दिस mRNA which is at the end terminal of 5' end में है, ठीक है। तो बेसिकली आरएनए ट्राइफॉस्फेट ने पहले
इसका जो एन टर्मिनल वाले का जो है एमआरएनए वाले का जो है इसका फॉस्फेट जो गामा फॉस्फेट है इसको निकाल दिया आरएनए ट्राइफॉस्फेट ने, ये निकाल दिया। फिर उसके बाद आया ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट वाला जो उसका जो अल्फा वाला है वो अटैक करता है यहाँ पर बीटा वाले में, और उसको और वो अटैक किसकी मदद से कर रहा है, ग्वानाइल ट्रांसफरेज की मदद से वो अटैक कर रहा है। बेसिकली ग्वानाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो यहाँ वर्क कर रहा है और इसका फॉस्फेट यहाँ पे लेके आ रहा है इसके बीटा पोजीशन पे। और फिर जब ये आएगा तो ये जो दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, बेसिकली ये जो फॉस्फेट है ये निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पे यही माइनस पीपीआई पायरोफॉस्फेट, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ पे माइनस पायरोफॉस्फेट लिख के दिखाया गया है क्योंकि ये जो फॉस्फेट्स हैं ये निकल गए हैं। फिर जब ये निकल जाएंगे फिर क्या होगा, फिर जो ये एमआरएनए बना हुआ है हमारा एमआरएनए, यहाँ पे एन टर्मिनल पोजीशन पे ये जो दो फॉस्फेट है अल्फा और बीटा वाला, इसके साथ जुड़ेगा हमारा ग्वानिन का अल्फा फॉस्फेट। ग्वानिन का अल्फा फॉस्फेट इसके साथ जुड़ गया है ना। और ये किस एंजाइम की मदद से हो रहा है, ये हो रहा है मिथाइल ट्रांसफरेज की मदद से। नो 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 सॉरी, ये अगला स्टेप है, मिथाइल ट्रांसफरेज अगला स्टेप है, सॉरी इट्स अ मिस्टेक, ये अगला स्टेप है, ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे जो कैपिंग जो है वो इस प्रकार से हमारे को देखने को मिल रही है। तो हमारी कैपिंग जो है ऐसे हो गई है, बेसिकली हल्की सी कैपिंग होगी है। अब कैप खराब ना हो इसलिए हमें चाहिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाएंगे फिर हमें टोटल कैपिंग हमारी हो जाएगी। और मिथाइल ग्रुप कैसे लगेगा, मिथाइल ग्रुप जो है बेसिकली वो मिथाइल ट्रांसफरेज जो है वो मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करेंगे, 5' का जो ग्वानिन का जो एंड है 5' है वहाँ पर CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप जो है मिथाइल ट्रांसफरेज वहाँ पे लगाएंगे। और हमारा पूरा मिथाइल ग्रुप ग्वानिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप और ये 3 फॉस्फेट जो यहाँ पे जुड़ गए हैं एन टर्मिनल पे 5th पोजीशन पे, इस टोटल स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैप बोलते हैं, कैपिंग बोलते हैं, 5' कैप इसको बोलते हैं। सो यहाँ पर हमारी 5' कैपिंग हो गई। अब हम करेंगे टेलिंग, मतलब हाँ जो पॉली एडेनाइलेशन टेल है वो हम देखेंगे। ये हमने कैपिंग कर ली, तो 3 एंजाइम यहाँ पर जो है कैपिंग में काम आ रहे हैं। तो आपको देखिए अच्छे समझ में आ रहा होगा जैसे मैंने आपको समझाया। तो आप ऋषभ लाइसेंसेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रीवियस क्लासेस भी पूरी अच्छे से कवर अप हो गई हैं तो आप उसको पूरा चेकअप कर सकते हैं। रिविजन कोर्स अभी चल रहा है, डिटेल कोर्स विल ऑल्सो कम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ईच एंड एवरी यूनिट्स के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट for the longer term, basically for if you are focusing on next CSR exam, it will be good for you if you are depending on me. But if you are for this upcoming exam, so maybe that will not possible to complete each and every thing because it's a limited time. So but ऑब्वियसली अगर कोई हमारा यहाँ पे ये देख रहा है, रिवीजन देख रहा है, तो उसको अच्छे से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोर्स जो है उसको रिवाइज हो सकता है। अगर कोई न्यू कमर नहीं है जिसने प्रीवियसली पहले क्लासेस ले रखी हैं तो उसको तो अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा मैंने क्या कहा। बट इफ़ यू आर नॉट क्या कहते हैं, इफ़ यू आर बिगिनर, तो हमारा बिगिनर फ्रेंडली जो है ऋषभ लाइसेंसेज में मैं लेके आऊँगा बिगिनर फ्रेंडली कोर्स। सो फॉर और नेक्स्ट CSR नेट एग्जामिनेशन तो आपको ईजी रहेगा। तो आप जुड़े रहिए बस मेरे साथ। अगर आप बिगिनर हैं, आपको अभी कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर हम बिगिनर लेवल में हम पढ़ेंगे। तो तो आप हमें ये तो हमने कैपिंग पढ़ ली फ्रेंड्स। तो कैपिंग में हमें 3 एंजाइम्स के बारे में देखा, जो है कि आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज जो कि इसको गामा वाले फॉस्फेट को निकाल देता है, एंड नेक्स्ट इज ग्वानाइल ट्रांसफरेज जो क्या कहते हैं ग्वानिन का अल्फा फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है, यहाँ पे अटैच करता है। फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि पायरोफॉस्फेट निकल जाता है, माइनस पायरो पीपीआई। फिर एंड आफ्टर दैट फिर क्या होता है, मिथाइल ट्रांसफरेज आएगा। मिथाइल ट्रांसफरेज मिथाइलेशन यहाँ पे करवाएगा। मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, मिथाइलेशन करवाएगा। और फिर क्या होगा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर्स है एन टर्मिनल पे 5th पोजीशन पे 5' एन पे
3 फॉस्फेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, एंड ग्वानिन लगा हुआ है, एंड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एंड ऑल ऑफ दीज टुगेदर दे आर फॉर्मिंग 5' कैप। बेसिकली 5' कैप जो है उसको हम वो हमें हमारे को चाहिए, पूरा हमें ये सब शक्ल चाहिए, हमें कैपिंग चाहिए, हमें प्रॉपर टेलिंग चाहिए, और प्रॉपर हमें स्प्लाइसिंग चाहिए। फिर ही हम उसको जो हमारा जो एमआरएनए है इसको हम आगे ले जाएंगे और इसको हम ट्रांसलेशन करवाएंगे बेसिकली, है ना। तो आगे ऐसा प्रोसेस पूरा चलेगा, ऐसा यूकैरियोट्स में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टर्मिनेशन के बारे में। जब टर्मिनेशन होगी तो इलोंगेशन में देखिए हमने ये सब देख लिया, ये इलोंगेशन का ही पार्ट है। ये जो हमारे कैपिंग यहाँ पर हो रही है ये इलोंगेशन का ही पार्ट है, सारा का सारा ये इलोंगेशन का ही पार्ट है ना। पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स देखे EB एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S, फिर है ना हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ना, वन बाय वन सारे काम कर रहे हैं। ये देखिए कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे जैसे SP6, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, और अपने शॉर्ट नोट्स में अगर आपने इंक्लूड नहीं किया तो आप कर सकते हैं इंक्लूड इसको, है ना। और आरएनए पॉलीमरेज जो है ये NELF और DISF बेसिकली ये इसको रोकते हैं, मतलब इसकी जो रेट है, जिस रेट से ये काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S, इसको ये रोकते हैं। तो हमें रोकना नहीं चाहिए, तो हमें इसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S जो है उसको रोक रहा है, NELF को रोक रहा है। तो ऐसे ऐसे हमने पूरा देखा, फिर इलोंगेशन हुई, फिर हमारा जो है mRNA बना। तो mRNA को सिक्योर करने के लिए हमारा यहाँ पे कैपिंग हुई। कैपिंग हमारे 3 एंजाइम जो आरएन ट्राइफॉस्फेटेज और ग्वानिल ट्रांसफरेज और मिथाइल ट्रांसफरेज, तो ये 3 यहाँ पे लगे। इन तीनों की मदद से हमारा क्या हो, कैपिंग हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, आपको जो कैपिंग के स्टेप्स हैं या पूरे आपको टिप्स में होने चाहिए, बिकॉज कभी भी क्वेश्चन अगर आ गया कैपिंग के ऊपर तो आप इजीली उसको कर सकें, है ना। तो ये पूरा हमारा कैपिंग का पोर्शन हमारा हो गया। तो अब हम टर्मिनेशन के ऊपर चलते हैं। टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन में बेसिकली यही होगा कि वहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो टर्मिनेशन करवाएंगे, और फिर कुछ ऐसे इसमें जो है फैक्टर्स हैं जो मदद करते हैं, और पॉलीएडिनाइलेशन हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जब देखिए एंड जब आ गया, जब इसको देखिए जब आगे बढ़ा, ये आरएनए पॉलीमरेज जब आगे बढ़ा, है ना, बड़ा ही अच्छे से जो फैक्टर्स से, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S था और 2EB था, इसकी मदद से हमारा जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे बढ़ता गया। फिर इसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एंड ऑफ जीन आ जाएगा, एंड ऑफ जीन आ जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा अब एंड आ गया है। तो जब एंड आएगा तो 2 फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक है CSTF और एक है CPSF। CSTF इसका नेम फुल फॉर्म जो है वो है क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर, एंड CPSF इसका फुल फॉर्म है क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। जो क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर है वो बेसिकली क्या करेगा, क्लीवेज को स्टिमुलेट करेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए CSTF और CPSF ऐसे यहाँ पर इसकी टेल में जो आरएनए पॉलीमरेज है इसकी टेल में यहाँ पे लगे हुए हैं। इसका मकसद यही है आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ से हटाना, है ना, जो mRNA है उससे कट करना, है ना, इसलिए ये यहाँ पे इसकी टेल में ही लगते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है इसकी ही टेल में ये लगते हैं। और फिर क्या होगा, CSTF जो है वो बेसिकली क्या करेगा, CSTF जो है वो क्लीव करेगा mRNA को ये CSTF जो है क्लीव करेगा। फिर जब ये क्लीव करेगा तो ये देखिए यहाँ से जुदा हो गए, देखिए, है ना, इसका काम यही है। CSTF देखिए इसका नेम यही है, जो क्लीवेज CPSF है, CPSF इसका क्या काम हो गया, फिर इसका ये काम हो गया कि वो इसको एक्टिवेट करवाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट, ये एक्टिवेट करवा रहा है CSTF को। CPS क्या है, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। ये CSTF को, क्लीवेज स्टिमुलेटिव फैक्टर को एक्टिवेट करवा रहा है। जब ये एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ये यहाँ से इसको mRNA को क्लीव कर देगा, यहाँ पे इसकी टेल में ये जुड़ेगा, इसकी टेल में जुड़ के और ये mRNA को यहाँ से क्लीव कर देगा। अब हमारे पास mRNA आ गया, इसकी कैपिंग पहले से हुई है। यहाँ पे मैंने वो कैपिंग अभी फिलहाल ऐसे शो नहीं करी, है ना। अब हमारे mRNA पर कैपिंग तो है, पर हमारे mRNA की जो टेल है वो खराब है, 5' तो वो
5' एंड से तो वो सुरक्षित है, बट वो 3' एंड से सुरक्षित नहीं है। तो 3' एंड से भी उसको हमें प्रोटेक्शन देनी है, उसको सुरक्षा देनी है। तो उसको सुरक्षा देने के लिए अब हम सीपीएसएफ फिर से यहाँ पे काम करेगा। वो पीएपी नाम के जो है उसको यहाँ पे लगाएगा। पीएपी पॉली एंजाइम जो है, पीएपी की फुल फॉर्म है पॉली ए पॉलीमरेज। मतलब इसके पास पॉली का मतलब होता है मैनी। तो इसके पास बहुत सारे ए है। ए व्हाट इज ए है एडेनिन। तो यहाँ पे बहुत सारे एडेनिन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। एडेनिन पॉली ए पॉलीमरेज एडेनिन को कर रहा है कम से कम अप्रोक्सीमेटली 200 एडेनाइल रेजिड्यूज को यहाँ पे वो ऐड कर रहा है एट द 3' एंड। कम से कम 200 यहाँ पे तो मैंने 4 to 5 ही मैंने यहाँ पे शो करे हैं, बट ये 200 एडिलाइनेशन को यहाँ पे एडेनिन को यहाँ पे क्या कहते हैं ऐड करता है। कहाँ पर? 3' एंड पर, क्योंकि हमें अब टेलिंग करवानी है बेसिकली, है ना। टेल को सुरक्षा देनी है। 5' कैपिंग तो उसकी पहले से हुई है, तो यहाँ पे समझ लीजिए आप इसकी यहाँ पे कैपिंग हुई हुई है। यहाँ पे मैं इसे सर्कल पा देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कैपिंग हुई हुई है ना। अब इसको बचाने के लिए यहाँ पर पॉली ए, अब देखिए ये जो है पॉली ए पॉलीमरेज जो है ये यहाँ पर इतने कम से कम 200 एडिनाइल रेजिड्यूज जो है वो यहाँ पर ये कहते हैं ऐड करेगा। देखिए इसने ये ऐड कर दिए यहाँ पर, है ना। फिर क्या होगा? पॉली ए टेल में ये ऐड हो जाएंगे 200 एडेनिन्स बाय द यूज ऑफ एटीपी के यूज की वजह से यहाँ पर ये होगा। एटीपी का यूज होगा और उसकी वजह से ये ऐड होंगे। देखिए यहाँ पे एटीपी जो है वो एडीपी में बदल रहा है, देख सकते हैं आप। एटीपी में बदल रहा है और पॉली एडिनाइलेशन यहाँ पर बेसिकली हो रहा है। सीपीएसएफ की देखिए यहाँ पर ये जो है ये पैप प्रोटीन। देखिए यहाँ पे ये लगा, पहले पॉली एडिनाइलेशन हुआ, सीपीएसएफ ने पॉली एडिनेशन करवाया, फिर यहाँ पे देखिए पैप प्रोटीन रिक्रूटमेंट करवाई, फिर पॉलिनेशन हुआ और पैप प्रोटीन। देखिए ऐसे प्रोटीन तो ऐसे सर्कुलर में होते है ना, तो ऐसे सर्कुलर बेसिस में यहाँ पे मैंने शो करे है। पैप यहाँ पे लगा हुआ है, ये है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ये बेसिकली पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन है। ये करेंगे बाइंड टू पॉली ए, हाँ किसमें? पॉली ए, ये जो ए है एडेनिन है 200 एडेनिन्स जो है इसमें ये पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन ऐड हो जाएगा। ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो ये इसने दिए, किसने दिए प्रोटीन्स? ये दिए पैप ने दिए, पॉली ए पॉलीमरेज ने ऐड करा, पॉली ए पॉलीमरेज में ऐड करा, सॉरी पॉली ए पॉलीमरेज ने ऐड करा और फिर हमारे को पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि ये हटे ना, इसको ये रोक के रखे, जो एडेनिन्स है इनको रोक के रखे, तो ये पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन इसको रोक के रखता है, ये पूरा स्ट्रक्चर्स बांध के रखता है। तो फिर क्या होगा? बाइंड टू पॉली ए टेल, जो पैप है, पैप पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये पॉली ए टेल में बाइंड कर जाएंगे, प्रिवेंट करेंगे पॉली ए टेल को की डिग्रेडेशन को, बेसिकली उसको टूटने से बचाएंगे। जो पॉली ए जो है पॉली ए टेल है बेसिकली वो प्रिवेंट करेगी पॉली ए टेल को। हाँ ये जो प्रोटीन्स जो है, सॉरी जो प्रोटीन्स जो पॉली ए पॉलीमरेज के जो पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं ये एडेनिन को टूटने से बचाएंगे। यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है। फिर ये ऐसे हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे पॉली ए एडेनिन जो है एक प्रकार से हमारी टेलिंग भी हमारी हो गई। तो हमारी अब टेलिंग हो गई है ना, एडेनिन यहाँ पे जुड़ गया, उससे पहले हमारा कैपिंग जुड़ा था तो यहाँ पर अब इस mRNA पे देखिए कैपिंग भी हो रखी है और टेलिंग भी हो रखी है। ये दोनों चीज़ें इस mRNA में हो रखी है, तो हमारे को ये चाहिए होता है ना। हाँ यहाँ पे कुछ मैंने 2 चीज़ें लिखी हुई है। यीस्ट के केस में RNAs जो है वो टर्मिनेशन करवाता है और ह्यूमंस के केस में सॉरी RNA जो है इसके केस में रैट ए नाम का है कुछ है ईस्ट के केस में, और ह्यूमन के केस में XRN2 है, XRN2 वो टर्मिनेशन करवाने में मदद करता है। ये एक वो है एंजाइम है, तो ये वहाँ पे मदद करता है ह्यूमंस में कि टर्मिनेशन करवाने में मदद करता है। तो हमने देख लिया, हमने कहते कैपिंग देख ली पूरा, है ना, अच्छे से, और हमने टेलिंग देख ली। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है वो हमारा है स्प्लाइसिंग का प्रोसेस। तो स्प्लाइसिंग भी कई प्रकार की है।
सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली ये हो गया था, बट अब हम स्प्लाइसिंग के बारे में हम पढ़ लेंगे। सॉरी इफ़ यू गॉट, अगर आपको क्या कहते हैं इससे कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, जैसे मैंने बीच में थोड़ा सा कटिंग हो गई थी ना, तो शॉर्ट नोट से मैं भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू क्रिएट स्लाइड्स एंड ऑल, बट डेफिनेटली वो भी हम करेंगे। उस अगर हम क्या कहते हैं स्लाइड से पढ़ेंगे तो हम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। आपको तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए, है ना। अगर देखिए शॉर्ट नोट्स मैंने लिखे हुए हैं तो इसमें कंटेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्लाइड्स में होता है। तो स्लाइड्स का ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैंने स्लाइड्स में अभी फ़िलहाल मेरे को टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं शॉर्ट नोट से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कभी अगर मेरे को स्लाइड मौका मिलेगा स्लाइड्स बनाने का तो हम स्लाइड्स से भी पढ़ेंगे, नो डाउट, है ना। तो अब हम जल्दी से स्प्लाइसिंग पढ़ लेते हैं। स्प्लाइसिंग जो है ये बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार की स्प्लाइसिंग अब अभी हम पढ़ेंगे। बेसिक ग्रुप 1 इंट्रॉन्स की हम स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे ग्रुप 2 इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग कैसे होती है वो हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे स्प्लाइसियोसोम जो है वो कैसे हम स्प्लाइसिंग करवाता है। 3 प्रकार की स्प्लाइसिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्प्लाइसिंग देखिए यहाँ पे देखिए बना हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज बना हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज भवन बना हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन हुई। देखिए अब देखिए प्री एमआरएनए जो है, प्री एमआरएनए आया, तो यहाँ पर नॉन कोडिंग पार्ट जो है, इंट्रॉन्स जो है इनको निकालना है। इंट्रॉन्स की हमें आवश्यकता है ही नहीं। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? जंक डीएनए होते हैं। एक्सॉन्स की हमें रिक्वायरमेंट है। एक्सॉन्स क्या होते हैं? जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जो कोडिंग सीक्वेंसेस है ना, वो तो हमें इनको निकालना पड़ेगा। हमारा एमआरएनए तो बन रहा है ना, एमआरएनए में बीच में नॉन कोडिंग पार्ट भी है, इसको निकालना पड़ेगा, स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। स्प्लाइसिंग फिर उसकी वजह से पर स्प्लाइसिंग होती है। तो देखिए आरएनए में से जब क्या कहते हैं इंट्रॉन्स जो वो हट गए, ये देखिए रेड वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे इंट्रॉन से शो करा है, नॉन कोडिंग पार्ट जैसा कुछ काम ही नहीं है, जो वो जीन्स ही नहीं लेके आता, तो इनको निकाल दिया। तो एक्सॉन जो है वो आपस में ज्वाइन कर गए। फिर जब ये ज्वाइन कर जाएंगे तो हमें ऐसा ही हमारे को चाहिए एमआरएनए, है ना, ऐसा ही एमआरएनए हमारे को चाहिए जो आगे बढ़ेगा, जो एक प्रोटीन को बनाएगा, है ना। एमआरएनए बनता है, फिर ट्रांसलेशन होगी, तभी होगी फिर एक यूजफुल प्रोटीन बनेगा जिसकी फंक्शनैलिटी हमारे आगे फंक्शंस जो हमारे देखने का हम परफॉर्म होते हैं। प्रोटीन डिफरेंट प्रोटीन हमारे मसल बिल्डिंग में मदद करती हैं। तो ऐसा पूरा एक रोड मैप बना हुआ है हमारा मॉलिक्यूलर लेवल में, तो पूरा हम इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले कैपिंग हुई, फिर टेलिंग हुई, बीच का जो पोर्शन है जहाँ पे अनवांटेड जो कोडिंग सीक्वेंसेस है उनका निकलना भी ज़रूरी है, ताकि कोडिंग पार्ट ही हमारे पास रहे, ताकि एक यूज़फुल प्रोटीन जो है वो बने। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर सब्सक्राइब करें लीशब लाइफ साइंसेस को और जुड़ें अच्छे से मेरे साथ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए 5' एंड है, 5' एंड 5' एक्सॉन और 3' एक्सॉन। 5' एक्सॉन इसको इसलिए बोला है, यहाँ इसकी स्प्लाइस साइट 5' स्प्लाइस साइट है ना, और इसकी स्प्लाइस साइट है 3' स्प्लाइस साइट है इसकी, और ये 3' यहाँ से 3' OH जो है ये 5' साइट पे क्या कहते हैं अटैक करता है, और ये आपस में ज्वाइन होते हैं इंट्रॉन की वजह से। इंट्रॉन की वजह से इसकी स्प्लाइस साइट है बेसिकली, हाँ, क्योंकि इंट्रॉन का 3' यहाँ पर एंड है, 3' स्प्लाइस साइट, क्योंकि इंट्रॉन की वजह से हम ये लिखते हैं स्प्लाइस साइट, क्योंकि इंट्रॉन का तो ये 3' एंड है ना, 3' एंड और 5' एंड यही आपस में जुड़ते हैं, और ये स्प्लाइस साइट 5' स्प्लाइस साइट है, इंट्रॉन की स्प्लाइस साइट बोलते हैं बेसिकली। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रुप 1 का पहले हम ग्रुप 1 इंट्रॉन में कैसे स्प्लाइसिंग होती है अब हम पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए ग्रुप 1 इंट्रॉन्स में कैसे स्प्लाइसिंग होगी। ग्रुप 1 इंट्रॉन जो है वो बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलता है? ग्रुप 1 इंट्रॉन हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में, लोअर यूकैरियोट्स में, और ये क्या लिखा हुआ है, एंड हैव ट्रांसपोजोन्स, बिहेव ट्रांसपोजोन्स, लोअर यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए ये देखिए पूरा एक ऐसे मिक्स्ड एमआरएनए है जिसमें सब कुछ है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, दोनों चीज़ें हैं, है ना, दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इंट्रॉन्स को रिमूवल करेंगे, इंट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पर हमारा बनता है 3' OH और G ग्वानिन एक्सोन जीनस बेसिकली जो है, ऐसा यहाँ पे लूप बनता है।
ऐसा यहाँ पे देखिए लूप बनता है कि एक लूप बनता है और ये जो है 3 डैश OH जो है ये यहाँ पर अटैक करता है और एक देखिए यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा देखिए POG फॉस्फेट है बेसिकली यहाँ पे, है ना, और OG ग्वानिन के साथ ये अटैच है। तो स्प्लाइस साइट 5 डैश स्प्लाइस साइट पे ये 3 डैश जो ग्वानिन का 3 डैश है, यहाँ पे ग्वानिन का हम यहाँ पे रोल हो रहा है, बेसिक रोल है ग्वानिन की यहाँ पे जरूरत पड़ी, ग्वानिन को हम लाएंगे। ग्वानिन जो है क्या करेगा, ग्वानिन जो है इसकी 5 डैश स्प्लाइस साइट पे अटैक करेगा, जो इंट्रॉन की 5 डैश स्प्लाइस साइट है वहाँ पे अटैक करेगा ग्वानिन। तो जब वो अटैक करेगा तो ये इसने देखिए OH जो है इसने यहाँ पर जो ग्वानिन का OH है वो यहाँ पे अटैक यहाँ पे जुड़ गया, देखिए बन गया ना 3 डैश OH बन गया, है ना, इसका OH 3 डैश OH यहाँ पे जुड़ गया, है ना। और फिर जब ये जुड़ गया तो G जो है वो क्या कहते हैं PO, G जो है इसके साथ जुड़ गया PO के साथ, फॉस्फेट और ऑक्सीजन बेसिकली। यहाँ क्या है हमारे पास, ये फॉस्फेट से तो ये मिलकर बना एंड पॉइंट पे फॉस्फेट है, तो ये ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया। और फिर ये इसने क्या करा, फिर 3 डैश OH जो है इसने यहाँ पे अटैक करा 3 डैश स्प्लाइस साइट पे, जो यहाँ पर है एक्सॉन का जो 5 डैश है वो 3 डैश स्प्लाइस साइट है इंट्रॉन का। तो इसने जब यहाँ पे अटैक करा तो यहाँ पे देखिए OH जुड़ गया, OH जुड़ गया, तो हमारा ये स्ट्रक्चर जो है, ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल जाता है ना। ऐसे हमारा ये स्ट्रक्चर निकल गया। जब ये स्ट्रक्चर हमारा निकल गया तो क्या हुआ, जब ये हमारा स्ट्रक्चर निकलने के बाद देखिए इसने अटैक करा तो ये आपस में जुड़ गए। OH जो है ये P से फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट है, तो ये इससे जुड़ गया, फिर जुड़ गया तो ये 5 डैश टू 3 डैश एंड का एक मैच्योर mRNA बन गया। और हमारा जो ये वाला जो पोर्शन है ग्वानिन का, और ग्वानिन फॉस्फेट और ये जो पूरा पोर्शन है इंट्रॉन का, ये हमारा निकल गया। तो ऐसे हमारा ग्रुप 1 इंट्रॉन्स में हमारा काम चल रहा है, ग्वानिन की यहाँ पे मदद लग रही है। अब ग्रुप 2 इंट्रॉन्स जो है उसमें देखते हैं कैसे हो रहा है। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स में बेसिकली यहाँ पर सेल्फ स्प्लाइसिंग देखने को मिलती है। फ्रेंड्स सबसे पहले अभी हम देखते हैं ना कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स जो है 2 प्रकार की स्प्लाइसिंग शो करते हैं, एक सेल्फ स्प्लाइसिंग शो करते हैं और एक मैकेनिज्म है सेल्फ स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। तो 3 प्रकार की हमने पहले एक ग्रुप 1 की देख ली, ग्रुप 2 की सेल्फ स्प्लाइसिंग देखेंगे और फिर देखेंगे हम स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जो है, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। उससे पहले हम ग्रुप 2 इंट्रॉन्स का यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ये ORF होता है, इसमें ग्रुप 3 वाले में कोई ORF नहीं होता। ओरिजिन रेप्लिकेशन जो साइट होती है बेसिकली वो ऑर्गेनेलीज में, फंगी में, प्लांट में, प्रोटिस्ट में ये देखने को मिलता है। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स की जो स्प्लाइसिंग देखने को मिलती है। और ग्रुप 3 की एट रिच इंट्रॉन्स इन क्लोरोफिल इन यूग्लेनॉइड प्रोटिस्ट शॉर्टर देन अदर 95 to 110 न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर ये ग्रुप 3 इंट्रॉन्स का देखने को मिलता है। तो ये जो स्प्लाइसिंग बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब हम ग्रुप 2 इंट्रॉन्स की 2 प्रकार की जो स्प्लाइसिंग है वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो एक है सेल्फ स्प्लाइसिंग और एक है स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हम सेल्फ स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो। तो चलिए ग्रुप 2 इंट्रॉन्स की सेल्फ स्प्लाइसिंग के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको डीएनए ट्रांसपोसोम्स भी बोलते हैं। ग्रुप 2 इंट्रॉन्स जो हैं वो डीएनए ट्रांसपोसोम्स भी हैं। बेसिकली जो जंपिंग जीन, जो ट्रांसपोसोम्स का क्या काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह को ऐसे जंप करके जाना और बेसिकली वहाँ पर ऐसे जंप करके ट्रैवल करना और एक जो जंक डीएनए है वो बनना, है ना, वो इसका मतलब होता है, मकसद होता है बेसिकली। जो डीएनए ट्रांसपोसोम्स है इसका मकसद होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 5 डैश है, 3 डैश एंड है, 5 डैश एंड है, 3 डैश एंड है। तो यहाँ पर बेसिकली एडेनिन जो है, एडेनिन यहाँ पे आता है, एडेनिन रेजिड्यू प्रेजेंट है इन सीक्वेंस ऑफ इंट्रॉन। इंट्रॉन के सीक्वेंस में ही एडेनिन जो है, एडेनिन सीक्वेंस आता नहीं है, इसी के सीक्वेंस में, इंट्रॉन के सीक्वेंस का जो एडेनिन है वो 2 डैश एंड जो है ना, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जो एडेनिन है 2 डैश OH जो है एडेनिन, वो क्या कर रहा है,
ए रेजिड्यू प्रेजेंट इन सीक्वेंस ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन के सीक्वेंस में एडेनिन रेजिड्यू प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहा है, 2 डैश OH जो है इसका, इसके पास एडेनिन के पास 2 डैश OH होता है ना। तो ये 2 डैश OH इसका 5 डैश स्प्लाइस साइट में अटैक करता है। ये देखिए यहाँ पे ये अटैक कर रहा है, ठीक है, इसने यहाँ पे अटैक करा, ये जो इसकी जो स्प्लाइस साइट है इसने यहाँ पे अटैक करा। फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक लेरिएट बनता है, लेरिएट, loop like structure. What is lariat? Loop like structure is lariat. Lariat is nothing but a loop like structure. So यहाँ पे एक lariat बन रहा है और 3 dash OH जो है यहाँ पे 5 dash end है, यहाँ पे 3 dash end है। 3 dash OH जो है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, एक lariat यहाँ पे बन रहा है। डिसऑर्डरनेस एंड प्रिवेंटिंग रिवर्स डायरेक्शन, इसका फंक्शन क्या है lariat का, जो कि लूप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका ये फंक्शन है कि ये डिसऑर्डरनेस जो है, जो डिसऑर्डरनेस है उसकी, किसकी डिसऑर्डरनेस बेसिकली यहाँ पर ये जो फॉस्फेट है ये किसी और चीज से बाइंड ना करे, है ना। ये लेरिएट है इसलिए बनता है, इसका जो लूप है, इसका जो लूप यहाँ से कट रहा है ना, बेसिकली स्प्लाइस साइड है, स्प्लाइस का मतलब ये कटना, ऐसे जब इस पे यहाँ पे अटैक होके ये जुड़ेगा तो एक लेरिएट बनेगा ताकि ये किसी और से ना जुड़े, है ना। और प्रिवेंटिंग डिसऑर्डरनेस और प्रिवेंटिंग रिवर्स डायरेक्शन, है ना, द्वारा ही ना जुड़ ले, मतलब यहाँ पे द्वारा ही 3 डैश के यहाँ पे ना जुड़े, इसलिए ये एक प्रकार से होता है। एडेनिन की यहाँ जरूरत पड़ती है, और ग्रुप 1 में देखिए जैसे हमने देखा था, ग्रुप 1 में ग्वानिन की जरूरत पड़ती थी। तो आप जरूर करें सब्सक्राइब रजिस्टर ऑफ लाइफ साइंसेस को पूरी अच्छे से डिटेल्ड वे में, अगर आपने पढ़ना है फ्रेंड्स तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और देखिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो ये डिसऑर्डरनेस को प्रिवेंट करता है, रिवर्स डायरेक्शन को प्रिवेंट करता है लैरिएट। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, लैरिएट बना और फिर यहाँ से ये कट हो गया, है ना। देखिए 3 डैश OH ने फिर यहाँ पे कट करा, ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा था, 3 डैश OH में यहाँ पे कट कर रहा था, है ना, 3 डैश स्प्लाइस साइड पे, ऐसे 3 डैश OH यहाँ वाला 3 डैश OH जो है वो भी ऐसे कट करेगा। फिर क्या होगा, 5 डैश to 3 डैश हमारा निकल जाएगा, पूरा mRNA एक्सोन से भरा हुआ RNA हमारा निकल जाएगा और रैपिडली डिग्रेडेट, जो ये वाला है इंट्रॉन जिसका लेरिएट फॉर्म में बना हुआ है, ये लेरिएट क्या कहते हैं, डिग्रेडेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम स्प्लाइसियोसोम के बारे में पढ़ते हैं, जो सेल स्प्लाइसिंग तो हमने पढ़ ली, अब हम स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो होता है ना, क्या कहते हैं स्प्लाइसिंग, वो कैसे होती है वो भी हम देख लेते हैं। स्प्लाइसियोसोम जो है वो 150 प्रोटीन का मिलकर बना होता है, कितने 150 प्रोटीन मिल का बना होता है ये। 5 RNA SRNA क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, SNRNA से बनेगा SNRNA। SNRNA क्या करेगा, SNRNA U1 U2 U4 U5 U6, क्या नहीं है इसमें, U3 नहीं है इसमें, 3 को छोड़ के 6 तक 5 एक ऐसे 5 RNA, सॉरी ये 5 ही है, आई एम सॉरी मैंने, हाँ ये 5 RNA बनेंगे। 5 RNA जो है स्मॉल SNRNA 5 RNA बनाएगा, नो ये ऐसी है, ये सॉरी 5 1 2 3, ये तो यूबिक्विटिन है ना, ये RNA नहीं है। हाँ तो ये SRNA SNRNA को बनाएगा स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA, और ये क्या करेगा, ये 5 जो यूज है यूरिडिन है ये, आई गेस, हाँ यूरिडिन 5 U1 U2 U4 5 6, ये यूरिडिन 300, ये मिलकर क्या बनेगा 300 to 100 to 300 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ प्लस प्रोटीन। कितने न्यूक्लियोटाइड के, ये 100 से लेके 300 न्यूक्लियोटाइड के हैं, ये दोनों जो SNRNA और हमारा यूबिक्विटिन्स जो 5 यूबिक्विटिन्स हैं हमारे, ये हमारे इतने 100 से लेके 300 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ के हैं, प्लस इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है। इसको पूरे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं SNRNA, और जो यूरिडिन्स है जो 100 से लेके 300 न्यूक्लियोटाइड्स के हैं और प्रोटीन में इसमें प्रेजेंट है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं SNRP। SNRP का क्या मतलब है, स्मॉल न्यूक्लियोलर, ऑब्वियसली यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA है तो वहाँ से ये टर्म आई, स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोटाइड बेसिकली बनाते हैं ना। SNRP क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन, SNRP। ये क्या करते हैं, ये अंडरगो RNA प्रोटीन इंटरेक्शंस,
ये हमें याद रखना है। एसएनआरपी क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है और एसएनआरपी किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं। एसएनआरपी 100 से 300 न्यूक्लियोटाइड लेंथ के होते हैं और प्लस इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो इसका कलेक्टिव नेम है एसएनआरपी, मतलब स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन, एंड दे अंडरगो आरएनए 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 प्रोटीन 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 इंटरेक्शंस। तो ये डिफरेंट इंटरेक्शंस जो हैं ये करते हैं। लेट अस नाउ मूव फर्दर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैरी ऑन स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। और एसएनआरपी क्या कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म करवा रहे हैं, बेसिकली स्प्लाइसिंग करवा रहे हैं। इसको बोलते हैं आल्सो नोन एज सेल स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म्स। नो, इसको नहीं बोलते। यहाँ तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो देखिए, ये जो यहाँ से मैंने भी स्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रोटीन का यूज होता है। स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स जो है ये होता है, प्रोटीन का यूज होता है। ये सेल्फ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म जो हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो हमने पढ़ा ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो हमने सेल्फ स्प्लाइसिंग वाला सॉरी, तो जो ये वाला जो पार्ट हमने पढ़ा है, तो ये बेसिकली क्या करवाते हैं, सेल्फ स्प्लाइसिंग। यहाँ पे कोई प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको क्या यहाँ पे कोई प्रोटीन दिखा? नो, है ना। यहाँ पर एसएनआरपी जो स्प्लाइसियोसोम वाला कॉम्प्लेक्स वाला जो स्प्लाइसिंग है, वहाँ पे प्रोटीन इन्वॉल्व है। जबकि यहाँ पर जो ग्रुप 1 वाला है और ग्रुप 2 वाला है, जो सेल्फ स्प्लाइसिंग वाला पार्ट है, उसमें कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको सेल्फ स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ये खुद ही देखिए, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ग्वानिन के साथ मिलकर ऐसे बन रहे हैं। यहाँ पे लेरिएंट बन रहा है, लैरिएट बन रहा है। तो ये खुद ही अपनी सेल्फ स्प्लाइसिंग करवाते हैं। और जो स्प्लाइसियोसोम के हिसाब से करवाते हैं, उसमें प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैरी ऑन स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। अब हम पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ेंगे, पूरा मैकेनिज्म। फिर ये बस हम मैकेनिज्म अभी हम पढ़ेंगे, फिर आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बेसिकली फिलहाल हम इसका ये पढ़े थे। ट्रांसक्रिप्शन बड़ा है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन इंपॉर्टेंट भी है और ट्रांसक्रिप्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन को आप अच्छे से पढ़ें तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट अपनी देखने को मिलेगी क्वेश्चंस, क्योंकि ज़्यादातर यहीं से आ रहे हैं आजकल। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ स्प्लाइसियोसोम जो है, बेसिकली यहाँ पर जो स्प्लाइसिंग है, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सब कुछ 1 बाय 1 आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही बार में जुड़ गया। तो हम सबको हम अच्छे से पूरा क्रोनोलॉजिकली हम पढ़ेंगे पूरा, जैसे कैसे ये आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आया U1, U2AF, U2 ऑक्सिलरी फैक्टर है, हेल्प करता है BBP क्या है, ब्रांचिंग पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन। देखिए ब्रांचिंग पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर देखिए बाइंड हो गया। कौन लेके आया इसको, U2AF इसको लेके आया। कहाँ पे, 3' स्प्लाइस साइड पे ये लगेगा। यहाँ पे 3' स्प्लाइस साइड है ना, इस तरफ 3' स्प्लाइस साइड होती है ना। तो यहाँ पे ये लगेगा 3' स्प्लाइस साइड पे ये U2AF लगा। फिर इसने BBP लगाया। BBP क्या है, ब्रांचिंग पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन इसने लगाया। फिर क्या हुआ, फिर ब्रांच साइट रीजन वेयर एडेनिन रेजिड्यू प्रेजेंट। ये क्या है, BBP क्या, ब्रांच साइड है एक प्रकार की, जहाँ पे एडेनिन रेजिड्यू प्रेजेंट है। देखिए इसके ऊपर लगेगा एडेनिन रेजिड्यू, जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे BBP लगा। U2AF ने इसको लगाया। U2 डिस्प्लेस BBP एंड बाइंड A। U2 ने क्या किया, U2 ने BBP को डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा इसको आगे भगाया, मतलब इसको यहाँ से हटा दिया, है ना, हटा दिया। और बाइंड A, और U2 ने फिर BBP को हटाया, ब्रांचिंग पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन जो है उसको हटाया U2 ने। जैसे जैसे स्टेप चल रहे हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, तो वैसे वैसे आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, जैसे बस आप फोकस करें जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो U2 ने डिस्प्लेस किया BBP को U2 ने हटा दिया, हट गया U2, अब हट गया। तो अब बाइंड करा A में ये U2 बाइंड करा। देखिए A में U2 बाइंड करा, इसने इसको हटा दी ना, इस स्टेप में ही हट चुका है, BBP हट चुका है जी। BBP की फुल फॉर्म यहाँ लिखिए। तो ये हट गया, यहाँ पे एडेनिन जो है, एडेनिन बल्ज आउट,
एल्जीन जो है थोड़ा बल्ज हो गया, ऐसे फूल गया, है ना, बल्ज आउट एट ब्रांच साइट, बल्ज आउट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, U1 तो देखिए यहाँ था प्रेजेंट, इसके ऊपर प्रेजेंट था। फिर उसके बाद क्या हुआ, U6 ऑक्यूपाई। फिर जब देखिए ये बल्ज हो गया तो 3 चीज़ें यहाँ पे लगी हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी, एक U5 U4 4 5 6 यूडिन 4 5 6 यहाँ पे लगे हैं, U4 5 6 यहाँ पे लगे। तो इन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया, इसको जो पहले U2AF जो लगा था ना, U2AF जो था, U2AF उसको हटा दिया, U2AF भाग गया। अब इसमें से U6 ने क्या किया, U6 ने U1 पोजीशन पे ऑक्यूपाई किया, U1 पोजीशन पे। U1 यहाँ पे था 5 डेज पे U1 था, और U2 यहाँ पे 3 डेज स्प्लाई साइड पे था, 5 डेज स्प्लाई साइड पे U1 था। इसने क्या किया, U6 ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया और U1 को रिलीज कर दिया, U1 को बाहर फेंक दिया। अभी U1 की जरूरत ही नहीं है ना। और ये जो है इसको ये 4 5 6 है ना, इनको हम ट्राई सिनप्स भी बोलते हैं, ट्राई सिनप्स। ये सारे इकट्ठे आते हैं, 4 5 6 जो इकट्ठे आते हैं, इसको ट्रिस ट्रिस SNRP अब वो भी बोलते हैं, मतलब पार्टिकल कम्स टुगेदर। ये तीनों पार्टिकल इकट्ठे आते हैं। अब इसकी 1 बाय 1 ये 6 को, फिर 6 वाले ने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया U1 को, और U1 को रिलीज कर दिया, यहाँ से हटा दिया, U2 यहाँ से अब निकल जाएगा, ठीक है। एंड देन बाइंड टू इंटरेक्ट टू U2, फिर इसने इंटरेक्ट किया, U2 से इंटरेक्ट किया, ड्यू टू दिस U4 रिलीज्ड। देखिए यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे ये सारे इकट्ठे आए, 4 5 6 से इकट्ठे आए, है ना। U1 को इसने रिलीज कर दिया, यहाँ से U1 रिलीज हो गया। फिर उसके बाद U6 ने इंटरेक्ट किया U2 से, यहाँ पे ये लिखा है मैंने, देन U2 इंटरेक्ट विद इसने U2 से इंटरेक्ट किया, ड्यू टू जिसकी वजह से जब इस U2 से इंटरेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, U4 रिलीज हो गया, U4 भी यहाँ से रिलीज हो गया, देखिए U4 यहाँ से रिलीज हो गया, ठीक है, U4 यहाँ से रिलीज हो गया। फिर क्या हुआ, U6 ने फिर देखिए 4 यहाँ से रिलीज हो गया, 4 यहाँ पे नहीं है। अब अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या हुआ, अगले स्टेप में U6 ने U2 ने इंटरेक्ट किया, 2 रिएक्शन, ये देखिए इसने इंटरेक्ट किया, U2 ने U2 यहाँ पे U6 ने यहाँ पे इंटरेक्ट किया, लैरिएट फॉर्मेशन एंड रिएक्शन विद S5 SNR 5 स्प्लाई साइट। यहाँ पे 5 स्प्लाई साइट है, यहाँ पे लैरिएट का फॉर्मेशन हुई, है ना। लैरिएट की फॉर्मेशन कैसे हुई, कैटालाइज ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन यहाँ पे हुई, और एक लैरिएट बना। जैसे मैंने लैरिएट जैसे बनता है ना लैरिएट, ऐसा एक लैरिएट बना, एडेनिन का एक लैरिएट बना। तो लैरिएट, एडेनिन वाले लैरिएट जो यहाँ पे बन रहा है स्पाइसियोसोम में भी। फिर क्या हुआ, लैरिएट बना, और 5 स्प्लाइसाइड और 3 स्प्लाइसाइड रिएक्शन किसके बीच में हुआ, 5 और 5 स्प्लाइसाइड और 3 स्प्लाइसाइड जो है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और एक लैरिएट बना, 5 स्प्लाइसाइड और 3 स्प्लाइसाइड लैरिएट बना। ऑब्वियसली फिर क्या होगा, लैरिएट जब बनता है फिर तो हमारा काम हो जाए ख़त्म, लैरिएट बन गया तो काम ख़त्म। लैरिएट बना, फिर क्या हुआ, देखिए लैरिएट निकल जाएगा, साइड हो जाएगा, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसकी 3 OH जो है, इसके यहाँ पे क्या होता है, 3 OH होता है ना। देखिए हमने पीछे से अब हम ये पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 3 OH होता है, लिख भी देता हूँ यहाँ पे। 3 OH ने यहाँ पे अटैक करा, किसके ऊपर अटैक करा, 3 OH यहाँ पर अटैक करा 3 OH इसके ऊपर। तो जब ये अटैक करेगा तो एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया, mRNA वाला जो पूरा स्ट्रक्चर था वो हमारा बन गया, और एक लैरिएट जो था वो भी पूरा बन गया, अब निकल गया, बस हमारी स्प्लाइसिंग हो गई, है ना। दैट्स इट, यही हमें चाहिए था, और कुछ हमें चाहिए नहीं। बस इसमें क्या है ना, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें बस आपको माइंड में रखना है कि आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको फॉलो करना है। पहले U1 और U2 तो देखिए लगे हुए हैं, U1 लगा हुआ है 5 स्प्लाई साइड पे,
और U2 लगा हुआ है यहाँ पे 3' स्प्लाइस साइट पे। U2AF जो है ऑक्सिलरी फैक्टर है एक प्रकार का। ये क्या करता है, ये करता है BBB पे बाइंडिंग करता है, बेसिकली बाइंडिंग करवाता है, BBB की बाइंडिंग करवाता है U2 पे इसकी BBB की बाइंडिंग करवाता है। फिर U2 जो है ब्रांच पॉइंट रीजन विद एडेनिन रेजिड्यू U2 BBB को रिलीज कर देता है। U2 इसकी हाँ, BBB पहले एडेनिन पे बाइंडिंग करवाता है BBB की। हाँ, U2F एडेनिन पे कराता है। फिर U2 जो है, U2 इसको भगा देता है, U2 इसको भगा देता है। U2 आता है, U2 इसको भगा देता है। फिर U2 भगाता है तो ये थोड़ा बल्ज आउट हो जाता है। फिर जब ये बल्ज आउट हो जाता है तो SNRP आता है, ट्रिस SNRP आते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ बनता है ना, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स A। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स B, प्री कैटालाइजिंग कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स B स्टार, बेसिकली कॉम्प्लेक्स B स्टार। और ये RNA इंटरेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है, RNA इंटरेक्शन। ये कॉम्प्लेक्स C, ये कैटालिटिक है। कैटालिटिक मतलब यहाँ पे कैटालिटिक प्रोसेस हो रहा है, कैटालाइज हो रहा है, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है, लैरिएट फॉर्म हो रहा है बेसिकली, है ना, जिसे कैटालिटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो पहले इसने U2 ने क्या किया, U2 ने डिस्प्लेस किया BBB को। पहले U2F आया, U2F ने एडेनिन के ऊपर BBB लगाया। फिर U2 आया, U2 ने इसको BBB को यहाँ से हटा दिया। हटते जाएंगे, दूसरा आएगा, उसको वो जुड़ता जाएगा, ऐसे यहाँ पे काम चलता है। फिर देखिए U2AF निकल गया। फिर चाहे SNRP 6 4 5 6 जो है, 4 5 6 इकट्ठे आते हैं, U1 के ऊपर 6 ने बाइंडिंग करी। और फिर क्या हुआ, 6 ने U को हटा दिया, जब इसके ऊपर बाइंड करा, इसने इसको हटा दिया। ठीक है, 1 6 ऐसे याद कर सकते हैं, 1 6 और U2 BBB जो है इसको हटा दिया, इसने हटा दिया। अब देखिए अब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स B स्टार जो है, देखिए इसने क्या किया, U6 ने इसके ऊपर अटैक करा, U2 के ऊपर अटैक करा, इंटरेक्ट करा, बेसिकली इंटरेक्ट जब ये करेंगे तो एक लैरिएट की फॉर्मेशन होगी। और ये जो लैरिएट की फॉर्मेशन हो रही है इसको बोलते हैं कैटालिटिक स्ट्रैक। इसको ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की वजह से ये होता है, लैरिएट की फॉर्मेशन होती है। और फिर जो है लैरिएट जो है वो बन जाता है। और फिर जब ये लैरिएट बन रहा होगा, जब ये अटैक कर रहा होगा, तो U4 जो है वो निकल जाएगा। बस कौन बचेगा, 5 6 और 2 बचेंगे। अब फिर जब ये अटैक कर रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, लैरिएट की फॉर्मेशन हो रही है। देखिए ये जो एडेनिन है, ये क्या करेगा, ये अपने आप से रिएक्शन करके एक लैरिएट बना देगा, एक स्ट्रक्चर बना देगा, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करके। क्योंकि यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से टूट गया ना, ये जब ये 6 वाला यहाँ पे रहा नहीं, सॉरी देखिए 6 वाला यहाँ पे रहा नहीं, तो ये यहाँ पे आ गया, इसके साथ जुड़ गया। तो ये टूट गया यहाँ से, 6 वाले ने इसको हटा दिया, 6 वाले ने यहाँ से तोड़ दिया इसको, बेसिकली यहाँ से टूट गया। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की मदद से ये टूट गया, एडेनिन की लैरिएट की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, लैरिएट जब बनता है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, तो ये यहाँ पे हो गया। फिर क्या होगा, फिर तो हमें पता ही है राम कहानी की क्या आगे क्या है कि 3-OH जब यहाँ पे क्या कहते हैं अटैक करता है। 3-OH जब यहाँ पे अटैक करेगा तो पूरा स्ट्रक्चर जो है mRNA का 5'3' का जो पूरा mRNA का स्ट्रक्चर है वो पूरा बन जाएगा। और पूरा जो लैरिएट है वो अलग हो जाएगा, और 5'3' का जो स्ट्रक्चर है वो भी पूरा हमारा बन जाएगा। तो हमारा ये यहाँ पे स्प्लाइसिंग हमारी पूरी हो जाएगी, है ना। स्प्लाइसिंग का मतलब पूरा, अब बेसिकली ये जो स्प्लाइसिंग है, अब यहाँ पे कैपिंग भी हो रखी है इसमें, ऐसा नहीं है, इसमें कैपिंग भी हो रखी है, इसमें टेलिंग भी हो रखी है, और यहाँ पे ये स्प्लाइसिंग भी इसकी हो चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन्स आपस में ज्वाइंट है, जो क्या कहते हैं, क्या बनाते हैं आगे इस पूरे स्ट्रक्चर से क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे, ट्रांसलेशन होगी, है ना। तो आगे का प्रोसेस अब हम आगे शुरू करेंगे। फिलहाल तो हमारी कैपिंग हो गई, ये कैपिंग है, कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, ये है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइस्ड है, कैप्ड है, टेल्ड है और स्प्लाइस्ड है। तीनों चीजें इसमें हो रखी हैं। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा यहाँ पर कि ट्रांसक्रिप्शन जो है इसका, ये मतलब आज का जो हमारा पोर्शन है हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो अलग, देखिए है ना, न्यूक्लियस के अंदर होती है, फिर जब साइटोप्लाज्म में आगे भागेगा ये, है ना, आगे जाएगा ये, तो वहाँ पे होगी ट्रांसलेशन,
तो ये दोनों चीज़ें अलग-अलग सिचुएशन अलग-अलग जगह में हो रही है, अलग-अलग जगह में ऑर्गेनेलीज़ में हो रही है। ये सिर्फ़ क्या कहते हैं यूकेरियोट्स में ऐसा होता है। यूकेरियोट्स में ऐसा होता है, न्यूक्लियस में फिर ये न्यूक्लियस से थ्रू होके ये साइटोप्लाज़्म में जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या कहते हैं क्या करेंगे, द नेक्स्ट क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये तो जो भी हमने पढ़ा ये तो पूरा वैसा वाला पोर्शन था ना जो कि बहुत ही कि फंडामेंटल है, बेसिक पोर्शन है, थोड़ा-सा मैंने ना बेसिक पोर्शन और अच्छा है, इसको तो पढ़ना ही पड़ता है और थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ना वो लिखे हुए हैं यहाँ पर एंड में। देखिए ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड ये थोड़े मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं इसको बता दूंगा, कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे, फिर उसके हमने लैक ऑपेरॉन भी पढ़ना है, लैक ऑपेरॉन हम फिर कल स्टार्ट करेंगे और फिर हम पहले शायद हम रेगुलेशन कर लेंगे और वो बोले वो जो इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेंगे, फिर हम लैक ऑपेरॉन और जो ऑपेरॉन वाला पार्ट है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन वो पढ़ेंगे, ट्रिप्टोफैन क्योंकि ये भी रेगुलेशन वाला पार्ट है बेसिकली, है ना। फिर हम रेगुलेशन वाला पार्ट शुरू करेंगे। देखिए ये जो ऑपेरॉन है, लैक ऑपेरॉन वाला, ये सब हम पढ़ेंगे। तो मिलेंगे फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्लासेस में, ऐसे ही आप जुड़े रहिए और क्लासेस मिस बिल्कुल भी ना करिए। अब कुछ ही थोड़ी बहुत और क्लासेस है, फिर हमारा पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट यूनिट को टारगेट करेंगे जो कि अभी शॉर्ट नोट्स के हिसाब से चल रहा है ना, उस हिसाब से कह रहा हूँ मैं। फिर बाकी तो हम आगे भी हम पढ़ते ही रहेंगे, फिर नई क्लासेस भी हम लेंगे। तो डोंट वरी, बस आप क्या कहते हैं ऋषभ लाइफ साइंसेज जो है, ये देखिए ऋषभ लाइफ साइंसेज, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ताकि आप मिस ना करें अपडेट्स को। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी और वीडियो ट्यूटोरियल में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।